बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश की जितने मर्ज, उसका उपाय सिर्फ एक, मोदी सरकार। तो मोदी सरकार है, उम्मीदें हजार हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो बता रहे हैं कि क्या वाकई इन सभी मर्ज का इलाज हो सकता है। हम चर्चा अपनी शुरू करें उससे पहले दिखाते हैं कि दरअसल किसानों के मसले पर क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने। एक तरफ मोदी घिरते रहे गुजरात में खुद इस मसले पर कि क्या गुजरात में किसानों की आत्महत्या के मामले आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन घेरते रहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसके तहत जो जवान हैं वो भी मरते हैं, जो किसान हैं वो भी मरते हैं। मन से किस तरह से निशाना साधा था वो पहले सुन लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश को मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और एक जमाना था हिंदुस्तान विदेशों से अनाज मंगवाता था। लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर इस देश की जनता ने, किसानों ने इतना पसीना बहाया, अन्न के भंडार भर दिए। विदेशों से अन्न लाना न पड़े, ये परिस्थिति पैदा कर दी। जय जवान जय किसान के मंत्र को देश के जवानों ने जी करके दिखाया, देश के किसानों ने जी करके दिखाया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या ये कांग्रेस के शासन में जय किसान हमें नजर आ रहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने जब वो नारा दिया था, एक युद्ध के जख्म सह रही अर्थव्यवस्था भी उससे उबर गई थी, उस क्रांति से। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि और खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवेंद्र जी, अभी जो नीतियों का खाका आपको समझ में आता है, जो सरकार हुई नहीं है लेकिन सत्ता से पहले की जो सरकार है, जो नीतियां, जो मंच से बातें सुनी, जो पीछे की सुगबुगाहट सुनाई देती है, उसमें आपको क्रांति के बीज दिखते हैं। किसानों के लिए खुशी का आलम, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसानों के भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कह सकते हैं। इसको किसानों की बात करने से पहले अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि मैंने बहुत शांति से सबको सुना है। ये जो महंगाई की बात हो रही थी, मैं एक बात उसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत हो महंगाई कंट्रोल करने की, तो एक महीने से ज्यादा का काम नहीं है। मैं खाद्यान्न की महंगाई की बात कर रहा हूं। और यह दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट जब टेलीविजन पे आते हैं तो वो हर बात करते हैं कि सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट है। मैं आपको बता दूं, इस देश में कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है खाद्यान्न के मामले में, और हमारी कहीं पैदावार कम नहीं हुई है। पिछले 5 साल में पैदावार बढ़ती आई है हर एक चीज की। उसके बावजूद ये महंगाई क्यों हो रही है? अब पिछले साल आपको याद होगा जब प्याज की महंगाई, जब प्याज के जो कि दाम थे वो आसमान छू रहे थे, तो ये सामने आया था कि मात्र 4% पैदावार कम हुई थी, 4%, और 600% दाम बढ़े थे। तो इसका मतलब साफ है कहीं सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं था। वो जो एक ही दिन में अगर 400 करोड़ रुपए ट्रेड कमा लेती है, और वो रिटेल एंड होलसेल ट्रेड दोनों का मिला जुला ये काम था जिसको इतने सालों से महंगाई को लोगों को जूझना पड़ रहा है। और किसी ने कोशिश नहीं की कि इन पे लगाम लगाई जाए रिटेल और होलसेल ट्रेड पर। और एग्जांपल दिए जाते हैं, साहब इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसके करके हमें सहना पड़ रहा है, या कहा जाता है कि एफडीआई रिटेल आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये सब कहीं कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को, अभी तो हमारे एक इकोनॉमिस्ट अभी परसों चौथ उन्होंने एक लेख लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई कंट्री को इंपोर्ट्स खोल देने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के और दूध के, ताकि हमारी महंगाई कम की जा सके। इससे ज्यादा डैमेजिंग देश के लिए क्या हो सकता है जो हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट जाने माने ये सजेशन दें। कहने की बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो महंगाई कंट्रोल करना मात्र 1 महीने से ज्यादा का काम नहीं है, अगर वो अपने उस पे उनकी जैसे कि नियत है और हम सब जानते हैं उनकी इच्छा है, हो सकता है। दूसरी बात आपने किसानों की ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जब भी मैं चर्चा देखता हूं तो कहा जाता है कि 4% ग्रोथ हो। अरे आप 8% ग्रोथ कर लीजिए एग्रीकल्चर की, किसान तो मर रहा है। और ये नहीं हम जानना चाहते कि किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। आज क्राइसिस किसान की इनकम का है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि किसान मर रहा है। किसान का मरने का आंकड़ा देखिए आपके सामने है, हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में देख लीजिए, जो कि इतना एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव स्टेट है, अभी पिछले 3 दिन में 2 किसान आत्महत्या की, पिछले हफ्ते में 4 किसान और मर चुके हैं, उससे पीछे देखें तो 10 किसान और आत्महत्या की 40 दिनों में। तो पंजाब में अगर ये आत्महत्याएं होती है, मराठवाड़ा में देख लीजिए आपके 101 किसानों ने आत्महत्या वहां पर की है। आप विदर्भा में देखिए हर रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तेलंगाना में 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भा में बुंदेलखंड में 3 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं चर्चा है इन चीजों की?
ये कहा जाता है कि सर एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा तो इनका हाशिया ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसान की मात्र जो इनकम है, आपको हैरानगी होगी कि 2115 रुपए प्रति माह प्रति किसान परिवार की इनकम है, जो कि पॉवर्टी लाइन पे है। तो किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। और मोदी जी की जहां तक मैंने जाना है या देख रहा हूं कि वो चाहते हैं कि किसान की इनकम बढ़ाई जाए, लेकिन ये जो उदाहरण दिए जाते हैं हमारे यहां इकोनॉमिस्ट द्वारा कि साहब वो इनकम बढ़ेगी तभी जब हमारे बाहर से निवेश आएगा, वो गलत है। हमारे पास मेरा ये सोचना है और मेरा मानना है कि अगर आप किसान के लिए एक वेतन आयोग, आय आयोग का गठन करना चाहिए कि उसको भी कम से कम चपरासी जितनी इनकम तो मिले। चपरासी को 15,000 रुपए पर माह इनकम मिलती है और हमारे अन्नदाता, और ये अफसोस की बात है कि 60% किसान भूखे पेट सोते हैं। जी, और ये बताइए क्या विडंबना है कि 60% किसान भूखे पेट सोते हैं। किसानों को अगर हम देख लें, पंजाब का ही जिक्र किया, महंगाई कम करना अगर देश की उम्मीद नंबर 1 के तौर पर नजर आता है तो ये मसला उलझा हुआ भी उतना ही है। बिना वक्त गंवाए बिजोन मिश्रा जी, मैं आपकी राय लूंगी इस पर। मेरा केवल एक ही अपेक्षा है कि उपभोक्ता ये देखना चाह रहा है कि ये सरकार कैसे कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा एफिशिएंटली सरकार को चला सके। आज लीन गवर्नेंस पे वो चुनाव जीत कर आए हैं और वो बार बार ये कहे हैं कि गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस आएगा जब आप ये दिखा सकोगे कि हम तंत्र को एक भयंकर रूप नहीं दे देंगे, एक बहुत बड़ा सा रूप नहीं दे देंगे, बट कम से कम साधन से एक अच्छा से अच्छा लोगों तक एक तंत्र पहुंचाएंगे, एक सुविधा पहुंचाएंगे। और सब्सिडी की जो बात है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हम देखे हैं, जो अनाउंस किया है कि हम सब्सिडी घटाएंगे, किस पे? जितने इंपोर्टेड गैस, आपके डीजल, ये सारे जगह पे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम सुने हैं जो कह रहे हैं कि क्या हमको सब्सिडी को रैशनलाइज करना होगा। क्यों रैशनलाइज करना होगा? क्योंकि ये देखा गया है कि जो सब्सिडी गरीबों के लिए जरूरत है, वो सब्सिडी जो व्यक्ति को नहीं चाहिए उनको मिल रहा है, और जिनको एक्चुअली चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। और बार बार हम लोग ये महंगाई को कम कराने का ये स्लोगन लगा रहे हैं कि जिसको चाहिए, जैसे हम गरीबी दी हैं और हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, हमको मुफ्त में स्वास्थ्य दिलाना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई अमीर है, जिसको पैसा जिसके पास है, उसको एम्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको वो तंत्र से हट जाना चाहिए उनको, और गरीबों को उस बेड को लेना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। तो हम समझते हैं कि पहला चुनौती जो मोदी जी के सामने आया है कि वो इस बात को कैसे वो दिखा सकें कि वो एम्स के बेड में एक गरीब सो रहे हैं, एक अमीर नहीं सो रहे हैं। और ये हम लोग देखना चाहेंगे कि ये कई दिनों में, कितने महीने में उसको उपलब्ध कराएं, ये हम लोग देखना चाहेंगे। क्या संकेत हैं कि नीतियां व्यावहारिक हैं? देखिए श्वेता, मैं तो एक बात कहूँगा, बड़े अर्थशास्त्री और विद्वान हमारे साथ हैं। मेरा मानना है कि ये 60s से, और पुराने लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम हर बार, हर सरकार आने पर, नेहरू एरा से लेके मनमोहन सिंह तक या वाजपेयी के समय में भी हर बार महंगाई का इशू उठा है, कैसे कंट्रोल करें। मुझे लगता है कि इसमें राज्यों की भूमिका भी बहुत बड़ी होगी। हम इसलिए कहना चाहिए कि हम अचानक अपेक्षा बढ़ा रहे हैं, आप और हम लोग टेलीविज़न पर, अखबारों में, बिल्कुल मोदी जी इसको पूरा कर दीजिए। यदि तमिलनाडु की सरकार ठीक से काम नहीं करे, यदि कहीं कर्नाटक की ना करे या कहीं मध्य प्रदेश की ना करे, उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। तो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन राज्यों के साथ ऐसा तालमेल, जैसे अभी राशन की बात कही गई थी, राशन या स्वास्थ्य बीमा योजना, आपको स्वास्थ्य का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ, कांग्रेस या यूपीए सरकार की योजना थी कि 30,000 रुपये तक मतलब मिल सकता है किसी भी गरीब से गरीब को, जो रिक्शा चलाने वाले को। सबसे खराब परफॉर्मेंस ये था तो कांग्रेस सरकार शासित राज्यों में। छत्तीसगढ़ मॉडल था, उसने कहा कि नहीं, सब पर उन्होंने जरूर अपना मोहरा लगा दिया, उस पर फोटो भी रमन सिंह जी का लगा, लेकिन उन्होंने कहा सब ऐसे जितने गरीब हैं मैं सबको स्वास्थ्य बीमा मुफ्त कर दिया। ये योजना राज्यों के जरिए वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा विदेश वाला मामला जोड़ूंगा। एक खतरा है नवाज शरीफ को बुलाना, उसको इतना पीक पर ले जाना, उससे यदि कुछ राज्यों में नाराजगी हो, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति नाराजगी हो, ऐसे कदम संभाल के यदि नहीं रखे तो उन राज्यों से जो तालमेल की उम्मीद है, आज जयललिता जी पीछे हट गई, उद्धव ठाकरे कहीं नाराज हो रहे हैं, कहीं केरल का मुख्यमंत्री नहीं आ रहा, वो जो मनमोहन सिंह का तो संवाद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा हमारी यह है वो करें, लेकिन जो वायदा किया है वो दिल्ली से पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें यह भी तो हो जाता है कि अगर हम श्रीलंका से रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं तो कम से कम चीन जो वहां पर पोर्ट बनाने की सोच सकता है, उससे कि विदेश नीति में
संविधान के अनुसार ये केंद्र का जिम्मेवारी है। लेकिन केंद्र का जिम्मेवारी ये भी है कि हर विषय पर आप प्रांतीय गवर्नमेंट को कंसल्ट करें। मैंने श्रीलंका के बारे में 1986 से डील करता आ रहा हूँ। हर बार हमने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको साथ ले चला है। ये एक अद्भुत विषय है कि जहाँ आपने सार्क के लोगों को बुलाया। मैं नहीं समझता हूँ कि तमिलनाडु के मांग या महाराष्ट्र के मांग के आप नवाज शरीफ को नाम बोलें, ये उचित है। अगर कुछ द्विपक्षीय विषय पर आप बातचीत कर रहे हो, किसी ऐसे राज्याध्यक्ष को बुला रहे हैं जिससे किसी प्रांत का वास्ता हो, तो ज़रूर उन्हें कंसल्ट करें। अगर फर्ज करें कि आप पूर्वी सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पूर्वी बंगाल से और त्रिपुरा के साथ। अब ये एक मसला है, बट मैं पूरी यकीन रखता हूँ कि जैसे कि पूर्व में हुआ, जहाँ श्रीलंका का समस्या हो या पाकिस्तान की समस्या हो, सबके साथ सम्मिलित होकर निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी बात है, अगर आप गलत निर्णय लें वो तो दूसरी बात है। बट नॉर्मली मैंने देखा है खासतौर पर श्रीलंका के मामले में और जहां अपने पूर्वी नदियों के मामले में हमने या जितने भी सीमावर्ती प्रांत हैं उनको साथ लिया है। ब्रेक लेने का वक्त यहाँ पर हो चला है। हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। हम बताएंगे आपको कि किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है, कौन स्पीकर बन सकता है, कौन कौन हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल, क्या विभाग हो सकते हैं। कयास बहुत लग रहे हैं, लेकिन अब कयास का दौर निकल चुका है।